आई नो कि सीसेट को लेके मार्केट में एक अलग ही डर फैला हुआ है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सीसेट को अभी तक पढ़ा भी नहीं होगा और हो सकता है ये सोचें कि सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन लगा के आ जाएंगे। बट आई मस्ट टेल यू कि पेपर में कॉम्प्रिहेंशन से ज़्यादा इजी मैथ और रीजनिंग का पोर्शन आता है। आपको सीसेट का कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए 28 क्वेश्चन नेट सही करने होते हैं और पेपर में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिटर्स होते हैं, जो आप ऑन द स्पॉट अपने कॉमन सेंस से, अपने बेसिक नॉलेज से, क्वेश्चन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर लोगे। सो इस वीडियो में 2022 के पेपर को सॉल्व करूंगा, इसके रीजनिंग और क्वांट के पोर्शन को विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला। सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और जो क्वेश्चन में दिया है उस बेसिस पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप भी पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला रहूँगा उसको पहले आप सॉल्व कर लेना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद देखना कि आप सही आंसर तक पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे हो। क्योंकि काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि 2022 में मैथ काफ़ी टफ आ गया था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफ़ी टफ थे, बट द फैक्ट इज़ आपको सब कुछ अटेम्प्ट नहीं करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये 2022 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो हिंदी वाला पोर्शन पढ़ लेंगे। नाउ यहाँ पे दिया है कि x की क्या वैल्यू होगी। ये एक सीक्वेंस है 20, 10, 10, 15, 30, 75 x। इस सीक्वेंस में जो पहली वैल्यू है वो बड़ी है, उसके बाद वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हुई है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको काफ़ी इजीली पैटर्न पता चल जाएगा। लाइक यहाँ पे देखो 20 को पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 10 आएगा। 10 को ये 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 होगा। फिर 10 को ये 1.5 से किया है तो 15 होगा। 15 को ये 2 से किया है तो 30 होगा। 30 को 2.5 से किया है तो 75 होगा। एंड देन ये 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 225 आएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नाउ सी द नेक्स्ट वन। 6 वाला करो, ये काफ़ी इजी है। टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। तो दो फ्रेंड्स सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, ये एक्स वाई हो गया, और ये 50 मीटर दौड़े हैं। एक्स टर्न राइट एंड रन 60 मीटर। एक्स राइट टर्न किया और 60 मीटर दौड़ा। वाई लेफ्ट टर्न किया और 40 मीटर दौड़ा। वाई यहाँ पे 40 मीटर। इसके बाद एक्स टर्न लेफ्ट एंड रन 50 मीटर। एक्स लेफ्ट टर्न किया और 50 मीटर दौड़ा, तो यहाँ से आप इसको 50 कर लो। और वाई जो है वो भी 50 दौड़ा राइट में, तो ये भी हो जाएगा 50। नाउ ये पूछा है कि दोनों फ्रेंड कितने दूर हैं एक दूसरे से। सिंपल है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 40 + 60 100 होगा। इसका आंसर होगा ए। आप यहाँ पे क्वेश्चन गिनते रहना। अब तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अ बिल फॉर 1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹50, 20 एंड 10 नोट्स। 50 नोट्स इन ऑल आर यूज्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 1840 का बिल पे करना है 50 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये के डिनोमिनेशन पे। टोटल हम 50 नोट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। नॉट की बात यहाँ किया है। सबसे पहला बोला है कि 25 नोट ऑफ 50 आर यूज्ड एंड रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 20 एंड 10। तो सबसे पहले हम 25 नोट यूज़ कर रहे हैं 50 का, तो आपने कितना पे कर दिया, ये हो जाएगा 1250। आपको टोटल कितना पे करना है 1840, तो मतलब कितना बचा 1250 को 1840 से माइनस करोगे तो 590 आएगा। अभी तक आपने कितने नोट यूज़ कर लिए हैं 25 नोट। आपके पास कितना नोट बचा है, तो 25 नोट और बचा है। मान लो जो आपको बाकी का बिल पे करना है आप उसको पूरा 20 के नोट में पे करते हो। आपके पास 25 नोट बचा और इंटू 20 करो, आपने 20 का डिनोमिनेशन यूज़ किया, तो 25 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 500। स्टिल 90 रुपया जो है वो कम पड़ रहा है, तो पहला गलत हो जाएगा। इसी तरह आप सेकंड लगाओगे, थर्ड लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि तीनों स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, 1, 2 एंड 3। अब तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नाउ सी द नेक्स्ट वन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9। विच नंबर अमंगस्ट 2 का पावर 40, 3 का पावर 21, 4 का पावर 18, 8 का पावर 12 इज स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा नंबर कौन सा है। 2 का पावर 40 हो गया, 3 का पावर 21, 4 का पावर 18 और 8 का पावर 12। तो यहाँ कंपेयर करने के लिए आप सबको 2 के पावर में लाओ। 4 के पावर 18 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का पावर 2 का होल पावर 18। 2 का पावर 2 आपका 4 हो जाएगा, बाकी आपका 18 हो गया। इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर 36। उसी तरह 8 के पावर 12 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का पावर 3 का होल पावर 12। ये हो जाएगा 2 का पावर 36। नाउ यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि 2 का पावर 40 सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर 36 भी है, तो आपका ए कट जाएगा। अब आपको क्या कंपेयर करना है, ये आपका 3 का पावर 21 हो गया और बाकी बचा 2 का पावर 36। एक चीज़ यहाँ पे देखो,
जो 4 का पावर 18 है वो भी 2 का पावर 36 हो रहा है, और 8 का पावर 12 जो है वो भी 2 का पावर 36 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का पावर 18 या फिर 8 का पावर 12 दोनों आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मान लो ये सही आंसर होगा तो ये क्यों नहीं हो पाएगा, और ये होगा तो ये क्यों नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 3 का पावर 21 है। और वैसे भी आप देखोगे तो 3 का पावर 21 जो है वो 2 का पावर 36 से स्मॉलर है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। अब तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। X and Y runs 3 kilometer race along a circular course of length 300 meter. Their speeds are in ratio 3:2. If they start together in a same direction, how many times would the first one passes the other? So X and Y एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। इसका सरकमफ्रेंस 300 मीटर है। X और Y के स्पीड की रेशियो है स्पीड ऑफ X इज टू स्पीड ऑफ Y 3:2। टोटल इनको कितना किलोमीटर दौड़ना है, तो 3 किलोमीटर, डेट इज़ 3000 मीटर इनको दौड़ना है। दोनों की स्पीड का रेशियो है 3:2। तो यहाँ पे काफ़ी सिंपली आप देख सकते हो कि जब x 3 बार सर्कल कंप्लीट करेगा तब तक y सिर्फ 2 बार कंप्लीट कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि x के 3 चक्कर में y उससे सिर्फ 1 बार मिल पाएगा। और टोटल इनको कितना चक्कर लगाना है, तो 10 चक्कर लगाना है, क्योंकि ट्रैक का सर्कमफ्रेंस 300 मीटर है और जो रेस है वो 3000 मीटर की है। सो टोटल 10 चक्कर लगाया जाएगा। 3 चक्कर में y 1 बार मिल रहा है, तो 6 चक्कर में 2 बार मिलेगा, और 9 चक्कर में 3 बार मिलेगा। तो टोटल y जो है वो x से 3 बार मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। अब तक हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और अभी तक एक भी फॉर्मूला हमने यूज़ नहीं किया है। जो क्वेश्चन में दिया था उस चीज़ को डिसाइफर करके बेसिक नॉलेज लगा के ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया है। नाउ सी द नेक्स्ट वन। इफ़ द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स्ड and each letter represent letter whose position it occupies, then which one of the following represent Lucknow? ऐसे क्वेश्चन में आप एक काम क्या करो कि जो अल्फ़ाबेट हैं लाइक A B C D E F पूरा अप टू Z लिख लिया करो। उसके बाद उसको एक नंबर असाइन कर दिया करो, लाइक A को 1, B को 2, C को 3, D को 4। ऐसे करते जाओगे तो Z को मिलेगा 26। यहाँ पे बोला है कि अल्फ़ाबेट को रिवर्स कर दिया जा रहा है, मतलब जो आपका 26 है वो A हो जाएगा। उसी तरह जो 25 रहेगा वो आपका B हो जाएगा। इसी तरह आप उल्टा चलते जाओगे तो आपका जो 1 रहेगा ना वो Z हो जाएगा। इसी चीज़ को मैंने यहाँ रफ पे लिखा है, आप देखो। ये आपका देखो A से लेके Z तक हो जाएगा। आप इसको 1 2 3 बोल सकते हो अप टू 26। बाकी जब ये लेटर रिवर्स हो जाएगा तो आपका Z की जगह A आ जाएगा, Y की जगह B आ जाएगा। यहाँ पूछा है कि लखनऊ क्या होगा, ये आपका O है। यहाँ देखो लखनऊ पूछा है तो L की जगह O हो जाएगा, O लिखेंगे हम लोग। U की जगह F है तो F लिखेंगे हम लोग। C की जगह X लिखेंगे, ये आपका X हो जाएगा। इसके बाद K की जगह P लिखेंगे, ये आपका P हो जाएगा। N की जगह M होगा तो आपका यहाँ पे M हो जाएगा। O की जगह L होगा, यहाँ पे L हो जाएगा। और W की जगह D हो जाएगा। तो ये आपका कोड बन गया OFXPMLD, OFXPMLD। इसका करेक्ट आंसर होगा D। अब तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिया है विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ फार्मूला। नाउ सी द नेक्स्ट वन। In a tournament of chess having 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match results in a tie or draw. How many matches are played in entire tournament? तो एक चेस का टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें 150 एंट्रेंट हैं, और ये बोला जा रहा है कि जब भी कोई प्लेयर हारेगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। कोई भी मैच टाई या ड्रॉ नहीं होगा। तो टोटल मैचेस कितने होंगे? देखो यहाँ पे आप 150 नंबर लेके चलोगे तो बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप कोई छोटा नंबर लेके चलो। मान लो कि सिर्फ 3 लोगों के बीच में मैच हो रहा है। एक आपका X हो गया, Y हो गया, Z हो गया। नाउ सपोज कि पहला मैच X और Y के बीच में हो रहा है एंड X यहाँ पे हार जा रहा है, तो X एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड मैच होगा वो Y और Z के बीच में होगा। सो हमको यहाँ पे ये पता चला कि जब 3 एंट्रेंट हैं तो टोटल 2 मैच हो रहा है। उसी हिसाब से जब 150 एंट्रेंट रहेंगे तो कितना मैच होगा? एक मैच कम होगा, डेट इज़ 149। सो द करेक्ट आंसर इज़ 149। हमने अब तक 7 क्वेश्चन कर लिया है। इसमें भी कोई ट्रिक नहीं लगा है, सिंपल आपको कॉमन सेंस लगाना था। क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज़ ऑड एंड द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5? ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे जो कि 5 से डिविजिबल हैं और उनका हर डिजिट ऑड है? तो देखो सबसे पहले यहाँ बोला है कि 5 से डिविजिबल है। ये नंबर 5 से डिविजिबल रहेगा, इसका मतलब ये होता है कि जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे तो 5 आना चाहिए। तो ये आपका फिक्स हो गया, तभी ये 5 से डिविजिबल रहेगा। इसके बाद आपका 10th प्लेस बचा और ये 100th प्लेस है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचा 100 प्लेस के लिए?
या तो 1 आ सकता है, या आपका 3 आ सकता है, या 7 या फिर 9। साथ में ये भी बोला है कि डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होंगे। तो आपको अगर 100 प्लेस पे 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, 1, 3, 7, 9 का, तो 10th प्लेस पे कितने ऑप्शंस मिलेंगे? 3 मिलेंगे, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो मान लो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया है, फिक्स कर दिया है, तो आपके हाथ में 10th प्लेस पे कौन से ऑप्शंस होंगे? 3, 7 या 9। तो देन टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने फॉर्म हो सकते हैं? यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस है, यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है, और ये 5 फिक्स है, तो यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12। सो द करेक्ट आंसर इज बी, 12। 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। नाउ सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है और ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। सो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो आपका ये क्वेश्चन है वो किस स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ स्टेटमेंट 1 दिया है कि x/3 इज़ नॉट एन इंटीजर। मान लो आप x को 1 मान लेते हो, 1 आपका इंटीजर हो गया, तो x/3 क्या हो जाएगा? 1/3। ये आपका इंटीजर नहीं है। इस केस में स्टेटमेंट 1 तो सही है, बट यहीं अगर हम x को 1/3 मान लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/9, और ये आपका इंटीजर नहीं है, तब भी स्टेटमेंट आपका सही है। डैट मीन्स कि जब हम x को एक बार इंटीजर ले रहे हैं डैट इज़ 1, और एक बार जब इंटीजर नहीं ले रहे हैं डैट इज़ 1/3, तब भी आपका स्टेटमेंट 1 सही हो रहा है। इसीलिए हम स्टेटमेंट 1 को यूज़ करके ये नहीं बोल सकते हैं कि x आपका इंटीजर होगा या नहीं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सफिशिएंट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, 3x इज़ एन इंटीजर। यहाँ भी आप सेम एग्जाम्पल लो। मान लो आप x को 1 ले रहे हो, तो आपका 3 × 1 = 3। आपको इंटीजर मिल रहा है जब आप x को इंटीजर ले रहे हो। मान लो आप x को 1/3 लेके चल रहे हो, तो हो जाएगा आपका 3 × 1/3। यहाँ पे आपको 1 मिला, और तब भी आपको इंटीजर मिल रहा है। यहाँ भी सेम केस हो रहा है, x को हम इंटीजर ले रहे हैं तब भी स्टेटमेंट 2 सही हो रहा है, और x को इंटीजर नहीं ले रहे हैं तब भी स्टेटमेंट 2 सही हो रहा है। तो आपका स्टेटमेंट 2 भी सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो आपका डी यहाँ सही हो गया, और अब तक हमने 9 क्वेश्चन सही कर लिया है। बिना किसी फॉर्मूले को यूज़ किए हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और आपको एग्जाम में कट ऑफ निकालने के लिए अब इस क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अभी भी आपके पास पूरा पेपर बाकी है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप। द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम वॉज 25%, देन द प्राइस वॉज डिक्रीज्ड बाई 20%, एंड देन अगेन इंक्रीज्ड बाई 10%। व्हाट इज़ द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस। जो परसेंटेज का क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के लिए आप कोई नंबर मान के चल सकते हो। मान लो जो ओरिजिनल प्राइस है वो 100 रुपया है, ये बोल रहा है कि उसका प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज़ हो गया है, तो ये 25% इंक्रीज़ होगा तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 125। इसके बाद बोल रहा है कि प्राइस जो है वो 20% डिक्रीज़ कर गया है। 125 का 20% निकालोगे तो 25 आएगा, मतलब 25 कम हो गया है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, मतलब आपका 20% डिक्रीज़ हुआ है। नाउ यहाँ पे ये बोल रहा है कि फिर से 10% इंक्रीज़ हुआ है, सो 100 में 10% मतलब 110 हो जाएगा। फाइनली पूछ रहा है कि प्राइस में कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो ओरिजिनल प्राइस 100 था, अभी 110 हो गया है, मतलब 10% का इंक्रीज़ आया है। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी। यहाँ पे कोई आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन था। एक आप डमी नंबर लेके चलोगे तो बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। द लेटर ए बी सी डी ई आर अरेंज्ड इन सच अ वे डेट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई। हाउ मैनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल। तो आपका ए बी सी डी ई को ऐसे अरेंज करना है कि ए और ई के बीच में एग्जैक्टली 2 लेटर्स आ रहा है। मतलब आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। मान लो यहाँ पे हमने ए ले लिया, तो यहाँ 2 लेटर छोड़ दो, इसके बाद यहाँ पे ई हो जाएगा। इसके बाद एक लेटर और बचा, और कौन सा पोजीशन हो सकता है? ए को थोड़ा आगे घिसकाओ आप, यहाँ पे आप ब्लैंक ले लो, यहाँ पे ए ले लो, इसके बीच में 2 लेटर आएगा और यहाँ पे ई आ जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। अब आप क्या करो कि ई और ए की प्लेस को स्वैप कर दो। मान लो यहाँ पे आप ई ले लो, यहाँ पे 2 प्लेस छोड़ो, यहाँ पे ए ले लो, और ये आपका लेटर हो गया। उसी तरह यहाँ पे मान लो आप ई लो, यहाँ पे 2 प्लेस छोड़ो, यहाँ पे ए हो गया। सो ये 4 तरीका है जो आप ए और ई को फिक्स करके बना सकते हो। इसमें पूछ रहा है एग्जैक्टली कितने अरेंजमेंट बनेंगे। नाउ यहाँ पे ए और ई को हम लोग फिक्स कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी प्लेसेस जो हैं वो शफल कर सकते हैं। तो इसमें बाकी जो 3 पोजीशन खाली हैं, ये कितने तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है? 3 फैक्टोरियल डेट इज़ 3 × 2 × 1, 6 तरीकों से। टोटल आपके पास 4 पैटर्न है, ये 6 तरीकों से किया जाएगा। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो 6 × 4 डेट इज़ 6 4 24। सो द करेक्ट आंसर इज सी, 24। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। 11 क्वेश्चन हो चुका है अब तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ये भी क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाला है। यहाँ क्वेश्चन दिया है इज जेड इज़ ब्रदर ऑफ एक्स। पहला स्टेटमेंट है कि एक्स इज़ ब्रदर ऑफ वाई, मतलब एक्स जो है वो वाई का ब्रदर है,
एंड वाई इज़ ब्रदर ऑफ जेड, वाई जो है वो जेड का ब्रदर है। देखो पहले स्टेटमेंट से हम ये नहीं बता सकते कि जेड एक्स का ब्रदर है, क्योंकि एक्स वाई का ब्रदर है, इससे ये पता चलता है कि एक्स जो है वो मेल है। वाई जेड का ब्रदर है, तो इससे ये पता चलता है कि वाई मेल है। बट हमको ये नहीं पता है कि जेड का जेंडर क्या है। जेड जो है वो एक्स का भाई भी हो सकता है और एक्स की बहन भी हो सकती है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सफिशिएंट नहीं है आंसर करने के लिए। नाउ उसी तरह स्टेटमेंट 2 भी दिया है, एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स, ये भी आपका सफिशिएंट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आपका 12 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अब तक। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 27। A, B, C are 3 places such that there are 3 different roads from A to B, 4 different roads from B to C and 3 different roads from A to C. In how many different ways can one travel from A to C? यहाँ पे बोला है कि A, B, C 3 places हैं। आप A को यहाँ कंसिडर करो, B यहाँ पे है और C यहाँ पे है। A से B तक जाने के लिए 3 रोड्स हैं, मतलब 1 2 3 रोड हो गए। उसी तरह B से C तक जाने के लिए 4 रोड हैं, 1 2 3 4 रोड हो गए। और A से C तक जाने के लिए 3 रोड हैं, 1 2 3 रोड हैं। अब ये पूछ रहा है कि A से C तक जाने के लिए कितने रोड हैं। आप देखो A से C कितने तरीके से जा सकते हो। सबसे पहले जो 3 रोड हैं यहाँ से जा ही सकते हो, 3 यहाँ पे लिख लो। उसके बाद आप B से होते हुए भी C तक जा सकते हो। तो A से B कितने तरीके से जा सकते हैं हम लोग, 3 तरीके से। B से C कितने तरीके से जा सकते हैं, 4 तरीके से, क्योंकि 4 रोड है। तो ये हो जाएगा 12 तरीका। मतलब हम A से C तक जाएंगे वाया B तो 12 तरीके से जा सकते हैं, और बाकी A से C तो डायरेक्टली हम लोग 3 तरीके से जा ही सकते हैं। सो टोटल कितना तरीका हो जाएगा, 12 + 3 15। सी आपका राइट ऑप्शन है। हमने अब तक 12 क्वेश्चन कर लिया है। नाउ सी द नेक्स्ट वन। A हैज़ सम कॉइन्स, ही गिव हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 more to B, B gives half of the coin and 2 more to C, C gives half of the coin and 2 more to D. The number of coin D has now is the smallest 2-digit number. How many coins does A have in the beginning? तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि A के पास स्टार्टिंग में कुछ कॉइन थे, मान लो X कॉइन थे, वो B को हाफ ऑफ द कॉइन प्लस 2 दे रहा है। मतलब B को क्या देगा वो, x/2 + 2। B C को हाफ ऑफ द कॉइन प्लस 2 दे रहा है, मतलब x/2 + 2, जो B का कॉइन है उसका हाफ हो जाएगा x + 2/2 + 2, ये आपका हो जाएगा x/4 + 3। उसी तरह C जो है वो D को हाफ ऑफ द कॉइन प्लस 2 दे रहा है, तो D को क्या मिलेगा, x/4 + 3/2 + 2, ये आपका हो जाएगा x/8 + 7/2। ये समझ रहे हो ना कैसे आ रहा है, इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये आराम से आ जाएगा। नाउ यहाँ पे ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स जो D के पास हैं वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना हुआ, 10 हुआ, मतलब ये = 10 होगा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, x/8 = 10 - 7/2, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 13/2। तो x/8 = 13/2, x आपका आ जाएगा 13/2 × 8, ये आपका 4 जा जाएगा, आपका आ जाएगा 52। द करेक्ट आंसर इज डी, 52। सो हमने अब तक टोटल 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो। हाउ मैनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन x वीक, x डेज, x आवर्स, x मिनट एंड x सेकेंड। सो x आप सेकेंड ले लो पहले, इसके बाद बोला है x मिनट, तो x मिनट में कितना सेकेंड होगा, 60 सेकेंड होगा। x आवर्स बोला है तो x आवर में कितना सेकेंड होगा, 60 × 60, ये आपका r का हो गया। इसके बाद x डेज बोला है तो x डेज में कितना सेकेंड होगा, 60 × 60 × 24। उसके बाद x वीक्स बोला है तो एक वीक में कितना सेकेंड होगा, 60 × 60 × 24 × 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 604,800। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 86400। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3600। ये आपका 60 है ही, और बाकी आपका x सेकेंड है ही। सब में आप x लगा दोगे क्योंकि यहाँ पे x वीक, x डेज की बात कर रहा है। सबको ऐड करने के बाद आपका करेक्ट आंसर आएगा डी, 694,861x। टोटल 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। नाउ ये देखो ब्लड रिलेशन का है, ये भी काफ़ी ईजी है। ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंबल्स जान जाओ। जब भी किसी फीमेल की बात होगी तो आप सर्कल बना लेना, किसी मेल के लिए आप स्क्वायर बनाना, और जब भी सिबलिंग्स की बात होगी, भाई बहन की बात होगी, तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना। जब भी स्पाउस की बात होगी तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, और जब भी जनरेशन गैप की बात होगी तो आप वर्टिकल लाइन यूज़ करना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। PQRSTU आर 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली, R इज स्पाउस ऑफ Q। तो R जो है वो Q का स्पाउस है। 2 लाइन यूज़ करेंगे हम लोग। U इज़ मदर ऑफ T एंड S इज़ डॉटर ऑफ U। U जो है वो T की मदर है
और S जो है वो U की डॉटर है। नाउ P's डॉटर इज T एंड R सन्स इज P। तो जो P है वो R का सन है, डेट मीन यहाँ पे आपका P आ जाएगा और आपका ये मेल है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देना। ये बोला है P's डॉटर इज T, T जो है वो P की डॉटर है, मतलब यहाँ भी जनरेशन होगा, ये आपका T हो गया, ये डॉटर है तो सर्कल बनाओ आप। U इज़ मदर ऑफ T एंड S इज़ डॉटर ऑफ U। S जो है वो U की डॉटर है और U जो है वो T की मदर है। सिंपल यहाँ बन रहा है कि जो U है वो P की वाइफ है और जो S है वो T की बहन है, मतलब S और T जो है वो U और P के बच्चे हैं। नाउ क्वेश्चन देखो पूछ रहा है कि Q इज़ ग्रैंड फादर ऑफ T, ये हम बता नहीं सकते क्योंकि हमको R और Q का जेंडर नहीं पता है। Q इज़ ग्रैंड मदर ऑफ T, ये भी नहीं बता सकते क्योंकि हमको Q का जेंडर नहीं पता है। R इज़ मदर ऑफ P, R का जेंडर हमको नहीं पता है तो नहीं बता सकते हैं। नाउ T इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ Q, T जो है वो Q की ग्रैंड डॉटर है। आप देख सकते हो ये दादा दादी हैं तो ये इनकी ग्रैंड डॉटर होगी। सो द करेक्ट आंसर इज़ D। अब तक हमारा 15 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, ये भी क्वेश्चन और स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ बोला है कि हाउ फार इज सिटी P फ्रॉम Q। P Q R 3 सिटी दिया है और ये पूछा है कि P Q से कितना दूर है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सिटी Q इज़ 18 किलोमीटर्स फ्रॉम सिटी R, मतलब सिटी Q जो है वो सिटी R से 18 किलोमीटर दूर है। तो इस स्टेटमेंट से हम ये नहीं बता सकते कि P कितना दूर है, तो पहला सफिशिएंट नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि P इज़ 43 किलोमीटर फ्रॉम R, जो P है वो R से 43 किलोमीटर दूर है। तो देखो यहाँ पे ये P जो है वो यहाँ भी हो सकता है, ये P जो है वो यहाँ भी हो सकता है, ये P जो है वो यहाँ भी आ सकता है 43। सो हमको ये भी नहीं पता कि P का डायरेक्शन क्या है, तो इन दोनों स्टेटमेंट का हम यूज़ करके भी नहीं बता सकते कि P जो है वो Q से कितना दूर है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा D, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट। हमने अब तक 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और एक भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है। आपको एग्जाम में इसी तरह सिंपल क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है और जो क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, तो उनको अगर आप देखना तो छोड़ना मत। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 38, ये आपका सिलॉजिज्म होता है ना, उसी तरीके का क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला है कि ऑल पेन्स आर बुक, सारे पेन जो हैं वो बुक हैं, तो आपका यहाँ पे पेन हो जाएगा, ये आपका बुक हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि नो चेयर इज़ पेन, तो आपका ये एक ऐसा बन सकता है, ये आपका चेयर हो जाएगा। कोई चेयर पेन नहीं है, या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये आपका बुक हो गया, ये पेन हो गया, ये पेन, ये बुक और ये चेयर हो गया, क्योंकि यहाँ पे बुक और चेयर के बीच का क्या रिलेशन है ये बता नहीं रहा है। नाउ कंक्लूजन 1 बोल रहा है कि ऑल चेयर आर बुक्स, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि गलत है, पहला गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कि सम चेयर्स आर पेन, दोनों में देखो कोई भी चेयर और पेन का जो सर्कल है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपका 2 भी गलत हो गया। कंक्लूजन 3 बोल रहा है कि ऑल बुक्स आर चेयर्स, ये भी गलत है क्योंकि देखो यहाँ पे सम भी है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे नन भी हो सकता है, तो आपका 3 भी गया। 4 बोल रहा है कि नो चेयर इज़ अ बुक, बट यहाँ देखो कुछ चेयर जो है वो बुक हो रहे हैं, तो आपका चारों कंक्लूजन गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने अब तक 17 क्वेश्चन लगा लिया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो आप, यहाँ भी वैसा ही क्वेश्चन है। सम डॉक्टर्स आर टीचर, यहाँ पे आप डॉक्टर बनाओ, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ये हो गया। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, ये स्टेटमेंट 2 हो गया, ये आपका इंजीनियर हो गया, ये आपका इंजीनियर हो गया, ये आपका टीचर हो गया। इसके बाद ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, यहाँ पे आपका एक बड़ा सर्कल बनेगा, ये आपका हो जाएगा साइंटिस्ट का सर्कल। नाउ पहला बोल रहा है कि सम साइंटिस्ट और डॉक्टर, ऐसा है देखो आप, कुछ साइंटिस्ट हैं और कुछ डॉक्टर्स भी हैं, तो आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ये गलत है क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा इंटरसेक्ट कर रहा है इंजीनियर और डॉक्टर का सर्कल, तो ये गलत हो गया। थर्ड बोल रहा है कि सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ये भी सही है, यहाँ पे कुछ इंजीनियर है, ये आपका इंजीनियर का था और यहाँ पर डॉक्टर का था। सो आपका जो सी है वो सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, 5 फ्रेंड्स P, Q, X, Y and Z परचेज सम नोटबुक्स, द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। पहले बोल रहा है कि Z परचेज्ड 8 नोटबुक मोर देन X, तो Z ने जितने नोटबुक X खरीदे उससे 8 ज़्यादा खरीदे। दूसरा बोल रहा है कि P एंड Q टुगेदर परचेज 21 नोटबुक, तो आपका P प्लस Q इक्वल टू 21 होगा। बोल रहा है Q परचेज्ड 5 नोटबुक लेस देन P, तो Q इज इक्वल टू P माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि 5 कम खरीदा है। इसके बाद X, Y मिल के 28 नोटबुक खरीदते हैं, तो X प्लस वाई इक्वल टू 28। लास्ट बोल रहा है कि P परचेज्ड 5 नोटबुक मोर देन X डिड, तो P आपका हो जाएगा X प्लस 5। नाउ यहाँ पे 5 इक्वेशन मिल गए हैं आपको, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। यहाँ पे दिया है P प्लस Q इज इक्वल टू 21 और यहाँ पे दिया है Q इज इक्वल टू P माइनस 5। इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो हो जाएगा P माइनस Q इक्वल टू 5।
इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करो, कितना आएगा, ये कट जाएगा 2p इक्वल टू 26, p इक्वल टू 13, p आपका 13 आ जाएगा और q आपका हो जाएगा 8। जब q को इस इक्वेशन में डालोगे तो q आपका हो जाएगा 8। हमको p की वैल्यू पता चल गई, q की पता चल गई। अब हम x निकाल सकते हैं क्योंकि p इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया है, यहाँ पे 13 रखो तो x आ जाएगा आपका 8। x की वैल्यू पता चल गई, x को आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 28 पे रखोगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी एंड डेट इज़ 20। अब ये बोल रहा है कि इफ़ ईच नोटबुक इज़ प्राइस्ड 40 देन व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द नोटबुक। सो टोटल नोटबुक कितने हैं, इसके लिए आप p q x y z को ऐड करो, 13 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 20 और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप 8 रखोगे तो z आ जाएगा 16। इन सबको जब ऐड करोगे टोटल 65 होगा। एक नोटबुक का दाम बता रहा है 40, तो 65 का कितना हो जाएगा, 65 इंटू 40। इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 2600। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। टोटल 19 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन दिया आपका 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अराउंड अ सर्कुलर टेबल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट टू ए। स्टेटमेंट 1 दिया है कि बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। मान लो ये आपका सर्कल हो गया और ये बोल रहा है कि बी जो है वो सी के अपोजिट है, यहाँ बी को बैठाओ और ये सी को बैठाओ। इसके बाद बोल रहा है कि डी जो है वो ई के अपोजिट है, यहाँ पे आप डी को बैठा लो, यहाँ पे आप ई को बैठा लो। स्टेटमेंट 1 से हमको ये नहीं पता चल रहा है कि ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो स्टेटमेंट 1 जो है सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट टू बी। एफ जो है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट पे है, तो मान लो बी का मुंह सामने की तरफ है तो बी का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये बी का लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे एफ बैठा है, डैट मीन्स जो ए है वो यहाँ पे कहीं बैठा होगा। नाउ ये बोल रहा है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो यहाँ पे देखो ए के इमीडिएट लेफ्ट में डी हो सकता है, बट हमको एग्जैक्टली नहीं पता है कि डी का पोजीशन यही होगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे डी हो या फिर यहाँ पे ई हो, यहाँ पे उसी तरह ई भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो जो ए के इमीडिएट लेफ्ट बैठेगा वो चाहे ई भी हो सकता है या फिर डी भी हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है आंसर करने के लिए। 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया अब तक। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे व्हाट इज़ द एज ऑफ मनीषा। स्टेटमेंट 1 दे रहा है कि मनीषा इज़ 24 ईयर्स यंगर देन हर मदर। मदर का एज आप x मान लो और मनीषा का एज आप y मान लो। यहाँ बोल रहा है कि मनीषा जो है वो अपनी मदर से 24 साल यंगर है, तो x इज इक्वल टू 24 प्लस y हो जाएगा। इस इक्वेशन से हम ये नहीं बता सकते कि मनीषा का एज कितना है, तो पहला स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। सेकंड बोल रहा है कि 5 ईयर लेटर द एजेस ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन रेशियो ऑफ 3:5। तो 5 साल मतलब y प्लस 5, जो उनका प्रेजेंट एज है उसमें 5 साल जुड़ जाएगा, अपॉन जो मदर की एज है x प्लस 5 इज इक्वल टू 3:5। यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है x y, आराम से सॉल्व हो जाएगा, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। डैट मीन्स कि आपको मनीषा का एज बताना है तो दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हमने अब तक 21 क्वेश्चन लगा लिया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50। 6 लेक्चर ए बी सी डी ई एंड एफ each of 1 hour duration are scheduled between 8 am and 2 pm। क्वेश्चन क्या दिया है कि विच लेक्चर इज इन थर्ड पीरियड। स्टेटमेंट 1 दिया है कि लेक्चर एफ इज प्रिसीडेड बाई ए एंड फॉलोड बाई सी। तो आपके टोटल 6 लेक्चर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ बोला है कि लेक्चर एफ इज प्रिसीडेड बाई ए एंड फॉलोड बाई सी। क्वेश्चन पूछा था आपसे कि थर्ड पीरियड में कौन सा लेक्चर होगा, तो देखो ये किसी भी तरीके से अरेंज किया जा सकता है, चाहे यहाँ पे ए एफ सी आ जाएगा या फिर यहाँ पे ए एफ सी आ जाएगा या फिर यहाँ पे ए एफ सी आ जाएगा। तो थर्ड पीरियड में एफ भी आ सकता है, सी भी आ सकता है या फिर ए भी आ सकता है। तो पहले स्टेटमेंट से तो हम नहीं बता सकते कि थर्ड पीरियड में कौन सा लेक्चर आएगा, पहला आपका सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि देयर इज़ नो लेक्चर आफ्टर बी। इसका मतलब ये है कि जो बी लेक्चर है वो सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि लेक्चर बी के बाद कोई और लेक्चर नहीं है। तो इन 6 पीरियड में जो लास्ट है वहाँ पे बी फिक्स हो जाएगा, बट इसके बाद भी आप नहीं बता पाओगे कि थर्ड पीरियड में कौन सा लेक्चर आएगा, क्योंकि ए एफ सी हो जाएगा यहाँ पे, या फिर हो सकता है कि ए एफ सी हो जाए तो सी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। सो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों यूज़ करके हम नहीं बता सकते। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। हमने अब तक 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 55। देयर इज न्यूमेरिक लॉक विच हैज़ 3 डिजिट पिन, द पिन कंटेन डिजिट 1 to 7। तो आपका एक लॉक है जिसमें 3 डिजिट का पिन है और ये पिन जो है वो 1 to 7 तक हो सकता है।
देयर इज़ नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट, द डिजिट इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो पिन रहेगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। एनी टू डिजिट इन द पिन डिफर बाई एटलीस्ट टू, हाउ मैनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विद सर्टेनिटी, तो कितना अटेम्प्ट लगेगा करेक्ट पिन खोजने के लिए। 1 से लेकर 7 तक नंबर हैं और ये बोला है कि जो डिजिट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। सबसे पहला डिजिट मान लो आप 7 रहेगा, 2 डिजिट का जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 2 होना चाहिए, तो इसके बाद आप 5 रख सकते हो, उसके बाद आप 3 रख सकते हो, आपका ये एक अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे 7 को फिक्स रखो, इसको 5 रखो, इसको 2 रखो, एक अटेम्प्ट ये हो जाएगा। यहाँ 7 फिक्स रखो, इसके बाद यहाँ पे 5 रखो, यहाँ पे 1 रखो, ये आपका ख़त्म हो गया। नाउ नेक्स्ट 5 को कम करो आप, यहाँ पे 7 रखो, यहाँ पे 4 रखो, यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 7 रखो, यहाँ पे 4 रखो, यहाँ पे 1 रखो, इनके बीच का डिफरेंस 3 हो गया, इनके बीच का डिफरेंस 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 7 रखो, यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे 1 रखो, ये आपका 7 वाला ख़त्म हो गया। अब 6 में आओ, यहाँ पे 6 रखो, इसके बाद 2 कम आपका हो जाएगा 4, उसके बाद 2 कम आपका हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 6 फिक्स करो, 2 कम आपका 4 हो जाएगा, इससे मिनिमम 2 कम आपका 1 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे 6 रखो, 4 हमारा हो ही चुका है, इसके बाद यहाँ 3 रखो, इससे 2 कम हो जाएगा 1, आखिरी देखो यहाँ पे 5 रखो, इसके बाद यहाँ 3 रखो, इसके बाद यहाँ पे 1 रखो। इसके बाद आप नहीं बना पाओगे क्योंकि मान लो आप यहाँ पे 4 रख रहे हो, तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो कम से कम 2 कम होगा 4 से, तो आप यहाँ पे 2 रख सकते हो, लेकिन जो 10th प्लेस पे नंबर है वो भी 2 कम होना चाहिए 2 से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ये सारे कॉम्बिनेशन मिले, कितने कॉम्बिनेशन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C 10। 23 क्वेश्चन हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56, देयर आर 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट ऑन अ सर्कल, हाउ मैनी राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग दिस पॉइंट एज अ वर्टिसेस एंड टेकिंग डायमीटर एज वन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। मतलब ये आपका सर्कल है और यहाँ बोल रहा है कि इसमें 8 जो है वो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है, तो आप मान लो एक पॉइंट ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 8 पॉइंट हो गया, ये सर्कल का डायमीटर हो गया। यहाँ पे ये पूछ रहा है कितने राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे यूजिंग पॉइंट एज वर्टिसेस और जो सर्कल का डायमीटर है एज अ वन साइड। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है। नाउ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है और मैं इस क्वेश्चन को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक पॉइंट आप याद रखना कि एंगल मेड बाय डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री। डायमीटर सर्कल पे कोई भी एंगल बनाता है तो 90 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आप इसको और इसको जोड़ रहे हो तो ये आपका 90 डिग्री होगा। एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, उसी तरह एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। तो एक डायमीटर यूज़ करके हमको कितने 90 डिग्री के ट्रायंगल मिले, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे कितने डायमीटर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक आपका ये था, एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा और एक आपका ये हो जाएगा। तो मतलब एक डायमीटर से हम लोग 6 ट्रायंगल बना रहे हैं, तो 4 डायमीटर से कितने बनाएंगे, 24। सही आंसर आपका ए हो जाएगा 24। और इसके साथ हमने 24 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, व्हेन 70% ऑफ अ नंबर इज x इज एडेड टू अनदर नंबर y, द सम बिकम 165% ऑफ वैल्यू y। मतलब 70% ऑफ x को अगर हम लोग y में ऐड करेंगे तो बनेगा 165% ऑफ y। इसको कैसे लिख सकते हैं, 70/100x प्लस y इक्वल टू 165 अपॉन 100 इंटू वाई। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 70x प्लस 100y इक्वल टू 165y। ये आपका पहला इक्वेशन है। उसी तरह सेकंड बोल रहा है कि 60% ऑफ नंबर x इज एडेड टू नंबर z, देन दिस सम बिकम 165% ऑफ z। ये आपका हो जाएगा 60% ऑफ x प्लस z इक्वल टू 165% ऑफ z। इसको सॉल्व करोगे तो आप 60x प्लस 100z इक्वल टू 165z। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इस इक्वेशन में x को एक तरफ करो, y को एक तरफ, तो कितना हो जाएगा, 70x इज इक्वल टू 65y हो जाएगा। मतलब x बाई वाई आपका हो जाएगा 65/70। ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा तो हो जाएगा 13/14। तो आपका x बाई वाई आया 13/14। इसी तरह आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 60x इज इक्वल टू 65z। यहाँ पे z बाई एक्स कितना हो जाएगा, 60/65। ये 5 से कटेगा, आपका आ जाएगा 12/13। तो z बाई एक्स आपका आ गया 12/13। इसको आप x बाई जेड लिख सकते हो, मतलब 13/12 हो जाएगा।
नाउ आप देखो, आपको x बाई वाई मिल गया है, आपको x बाई जेड मिल गया है, तो आप y बाई जेड निकाल सकते हो। x बाई वाई अपॉन एक्स बाई जेड, ये आपका हो जाएगा 13/14 इंटू 12/13। 13 कट गया, जैसे यहाँ पे x कट जाएगा, तो आपका z बाई वाई आएगा 12/14। नाउ यहाँ पे 3 रेशियो आपको मिल रहा है। x बाई वाई आपको मिल गया 13/14, y बाई जेड मिल गया आपको 14/12 और z बाई एक्स आपको मिल गया 12/13। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 13 है, y की वैल्यू कितनी है, 14 है और z की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कौन किससे बड़ा है। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू मिल गई है 13, y की वैल्यू मिल गई है 14 और z की वैल्यू मिल गई है 12। तो आपका सही आंसर जो है वो ए होगा, y इज़ ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन z। 25 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 67, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर p एंड q सच दैट p इज़ प्राइम एंड q इज़ कंपोजिट नंबर। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया है। आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ 1 से और अपने नंबर से डिवाइड हो, लाइक 2, 3, 5, 7, 11। उसी तरह कंपोजिट नंबर ऐसा होता है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, लाइक आपका 8 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। ठीक है, पहला बोल रहा है कि p इंटू क्यू कैन बी ऑड नंबर। ऐसे क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। p और q अगर 2 ऑड नंबर होंगे तो उनका मल्टीपल भी ऑड होगा। p को आप 3 मान लो, q को आप 15 मान लो, क्योंकि p जो है वो प्राइम है और q जो है वो कंपोजिट है। तो 15 इंटू 3 45 हो जाएगा, 45 ऑड है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। q बाई पी कैन बी प्राइम नंबर। यहाँ भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लो q को आप 15 ले लो और p को आप 3 ले लो, 3 5 ज़ा 15। ये भी आपका करेक्ट है क्योंकि 5 जो है वो प्राइम नंबर है। सेकंड भी सही हो गया। p प्लस क्यू कैन बी प्राइम नंबर। यहाँ भी कोई एग्जाम्पल ले लो, p को मान लो हम लोग 5 मान लेते हैं और q को आप 6 मान लो, क्योंकि 6 कंपोजिट है और 5 जो है वो प्राइम नंबर है। तो 5 + 6 इज इक्वल टू 11 हो गया और 11 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसका सही आंसर होगा डी। हमने अब तक 26 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आप, यहाँ पे हम लोग देखते देखते लास्ट में आ गए हैं और पेपर में ऐसा ही आपको करना है। पेपर को एक बार ग्लांस थ्रू कर लेना है, क्योंकि आप ग्लांस थ्रू नहीं करोगे तो हो सकता है लास्ट में आपको काफ़ी इजी क्वेश्चंस मिले। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि लास्ट में काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं और हम लोग स्टार्टिंग में इतना फंस जाते हैं इतने टफ क्वेश्चंस में कि लास्ट तक पहुँच नहीं पाते हैं। ये आपको नहीं करना है। और जो ये प्रैक्टिस सेट आपको मैं करा रहा हूँ, इसीलिए करा रहा हूँ कि आपको सी सेट से बिल्कुल डरना नहीं है। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो ईजी हैं। आप यहाँ पे खुद देखो कि हमने 26 क्वेश्चन लगा लिया है और अभी भी हमने कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है। पूरा पेपर आपके हाथ में रहेगा, आप इजी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो और इसी तरह सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि अ पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर ऑन 5 डिफरेंट आइटम्स A, B, C, D, E. If B, C, D and E correspond to 90 degree, 50 degree, 45 degree and 75 degree, what is the percentage of expenditure on A? एक पाई चार्ट के बारे में बोल रहा है। आपको पता है कि सर्कल की बात करेंगे तो 360 डिग्री की बात करेंगे। B का 90 बोल रहा है, C का 50 बोल रहा है, D का 45 बोल रहा है और E का 75 बोल रहा है। इसको आप ऐड करोगे टोटल कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये टोटल हो जाएगा 26। 260 डिग्री आया, मतलब एक एक्सपेंडिचर कितना है, तो 360 माइनस 260 आपका हो जाएगा 100 डिग्री। ये आपका एक एक्सपेंडिचर निकल गया। यहाँ परसेंटेज की बात पूछ रहा है तो 100/360, क्योंकि 100 डिग्री की बात कर रहा है और टोटल डिग्री कितने हैं 360 इंटू 100। इसको सॉल्व करो आप, यहाँ से ये कट गया, 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 250/9 आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। हमने 27 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है टोटल। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज़ 40 kg, एवरेज वेट ऑफ बी डी इज़ 42 kg, द वेट ऑफ एफ इज़ इक्वल टू वेट ऑफ बी, व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी सी का एवरेज वेट बोला है 40 है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इक्वल टू 40 हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी आपका आ गया 120। उसी तरह बी प्लस डी प्लस ई बाई 3 इक्वल टू 42 दिया है, 42 एवरेज दिया है, मतलब बी प्लस डी प्लस ई हो जाएगा आपका 126। आगे ये पूछ रहा है कि 6 का एवरेज वेट कितना होगा। ना इसके लिए आपको सम चाहिए, इसके लिए आप इसको और इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 120 प्लस 126। ना यहाँ पे देखो बी 2 बार आ रहा है, बट क्वेश्चन में दिया है कि जो बी का वेट है वो एफ के इक्वल है, तो एक बी को हम लोग एफ बना सकते हैं। हमको एडिशन मिल गया है, हमको ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी ई एफ बटे 6।
ये टोटल 6 हैं, तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 246/6, ये हो जाएगा आपका 41। सो द करेक्ट आंसर इज सी 41 kg। यहाँ पे हमारा 28 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होता है, तो 28 क्वेश्चन में आपको कितना मिलेगा? टोटल 70 मार्क्स मिलेगा। सो आई होप कि इस वीडियो को देख के आपके मन में जो सीसेट को लेके डर बसा हुआ है वो खत्म हो गया हो। देखो, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मोटिव ये है कि आपको ये आइडिया हो कि पेपर में बहुत से क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, सिर्फ आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको लगे कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आगे जाके फंस रहा है, तो आप आगे बढ़ना। उस क्वेश्चन को ईगो पे मत ले लेना कि मैंने क्वांट पढ़ के आया है तो मैं क्वांट सॉल्व कर लूँगा, मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आया हूँ तो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लूँगा। जहाँ फंसो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आप मेरे सीसेट का नोट्स में टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसमें कुछ फॉर्मूला दिया गया है, PYQ दिया गया है, उसको आप प्रैक्टिस कर लेना।